नमस्कार, मैं सलीम शेख, न्यूज़ लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नक्सल संगठन की उस खबर से जो सरकार और सुरक्षा बलों दोनों हलकों में हलचल मचा दी है। बस्तर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हाल ही में एक बड़ा समर्पण हुआ है। इसे समर्पण नहीं कहा जा रहा है, इसे पुनर्वास कहा जा रहा है। और केंद्रीय कमेटी माओवादियों की एक पर्चा जारी की है और उस पर्चे में उन्होंने सरकारों और सुरक्षा बलों पर बड़ा आरोप लगाया है और इस सरेंडर को वे सरकारी षड्यंत्र बता रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करेंगे, आखिर इस सरेंडर को पुनर्वास क्यों कहा जा रहा है। माओवादियों ने करीब 300 की संख्या में बस्तर और गढ़चिरौली में पहुंचे और उन्होंने हथियार डाल दिए और माओवादियों की तरफ से भी कहा जा रहा है और सरकार भी कह रही है ये पुनर्वास है। ज़रूर ये पुनर्वास हो सकता है, लेकिन लोगों की नज़र में ये सरेंडर ही है। खैर, इस पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से जो कयास लगाए जा रहे थे कि सरेंडर के बाद इनके जो माओवादी संगठन के जो दूसरा जो धड़ है वो अब इन्हें गद्दार भी कह रहा है। केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने एक पर्चा जारी किया है जिसमें उन्होंने वेणुगोपाल राव, जो गढ़चिरौली में उन्होंने 60 नक्सलियों के साथ समर्पण किया था, और बस्तर के जगदलपुर में रुपेश ने करीब 210 नक्सलियों के साथ हथियार डाले थे। तो ये दोनों बड़े नेताओं के ऊपर अब गद्दार का टैग लग चुका है। इन्हें गद्दार कहा जा रहा है। संगठन ने इन्हें अपने संगठन से भी बाहर कर दिया है। तो इस पर चर्चा करते हैं, आखिर माओवादियों ने ये जो सरेंडर है, सरेंडर को कैसे देखते हैं। मेरे साथ सुकमा ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार सतीश चाणक हैं। इनसे पूछते हैं कि सरकार आखिर सरेंडर को पुनर्वास क्यों कह रही है, क्या इसके पीछे कारण हो सकता है। क्योंकि अब तक जितने भी जो सरेंडर हुए हैं, सुकमा में हो चाहे दक्षिण बस्तर में हो या बस्तर में, अब तक इसे सरेंडर ही बताया गया है, लेकिन इसे पुनर्वास का नया नाम दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? जैसा कि आपको बता दूं कि जो बस्तर में माहौल बना है, खास करके जो माओवादी इतनी बड़ी संख्या में सरेंडर कर रहे हैं, ये सिर्फ शब्दों का खेल है। सरेंडर शब्द जो है, सरेंडर का मतलब ये माना जा रहा है कि हथियार तो छोड़ रहे हैं, साथ साथ में विचारधारा भी छोड़ रहे हैं। और जिस तरीके से रुपेश का इंटरव्यू देख रहा था मैं कुछ चैनल में, तो रुपेश का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से वो लगातार जो है सरकार के संपर्क में था। हो सकता है जो रुपेश की तरफ से या जो सरेंडर के माओवादी तरफ से ऐसा शब्द आया होगा कि नहीं, हम अब सरेंडर नहीं करेंगे। जैसा कि अपने इंटरव्यू में उसने कहा भी कि हम सरेंडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हथियार छोड़ रहे हैं, विचारधारा हमारी वही रहेगी, संगठन भी हमारा वही रहेगा। तो ये हो सकता है अगर उन्होंने जो है उनके कहने पर ये शब्द बदला होगा, लेकिन मतलब एक ही है। आप संगठन छोड़ रहे हो, आप हथियार छोड़ रहे हो, मतलब आप आत्म सरेंडर कर रहे हो। और भले ही वो शब्दों का खेल होगा, लेकिन जहाँ तक बात आ रही है कि जो नक्सल संगठन के अंदर जो आपसी फूट हुआ है, आपसी अभी जैसे जिस तरह के जो पत्र आ रहे हैं उन्हें गद्दार का टैग दिया जा रहा है, तो ये तय है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार, पिछले या कुछ सालों से कहा जाए कि लगातार जो है माओवादी संगठन पर दबाव बना है। सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो अंदरूनी इलाकों में कैंप खोल रहे हैं। जिन इलाकों में उनकी बैठकें होती थी उन इलाकों में फोर्स की दस्तक है। इसके चलते पिछले कई महीनों से उनकी बैठकें नहीं हो रही। इस बात को जो है रुपेश ने भी अपने इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि हमारी जो है बैठकें नहीं हो रही है, आपस में जो है कम्युनिकेशन जो है इनका गैप हो गया, गैप हुआ था। तो यही वजह है कि फिलहाल जो है पिछले कई समय से बैठकें नहीं हो रही है। तो सभी लोग, जैसे हिडमा केसा देवा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलते आ रहा है कि वो अलग से अपने लड़कों को लेकर वो अलग से किसी इलाके में घूम रहे हैं, निकल नहीं पा रहे इस इलाके से। ठीक उसी तरह रुपेश भी अपने कुछ लड़ाकों के साथ में इंद्रावती के उस पार था, वही सोनू दादा भी कुछ उस पार था, कुछ अभी गरियाबंद से भी लेटर आ रहा है। तो ये सारा चीज़ देखकर एक ये तो समझ में आ रहा है कि सरकार का जो है काफ़ी दबाव बढ़ा है, और यही दबाव का वजह है कि इतनी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। और बाकी तो शब्दों का खेल रहे, पुनर्वास नया शब्द आ गया है, अभी तक जो है सरेंडर चल रहा था, तो ये शब्दों का खेल है। लेकिन इसका मतलब वही है कि आप संगठन छोड़ रहे हो, आप हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हो। ठीक है, विचारधारा की लड़ाई है, वो तो आगे चलती जाएगी। रुपेश का एक इंटरव्यू में देखने को मिला था कि वसवा राजू, जो महासचिव है माओवादी संगठन के, ये वो भी चाहते थे कि पुनर्वास हो माओवादियों का, और इस बीच में सीसीएम मेंबर्स की बैठक नहीं हो पाई, जिसके कारण
ये जो संगठन में बिखराव देखने को मिला, उसी से मेंबर्स भी मारे गए, कई बड़े नेता भी मारे गए और कई लोगों ने सरेंडर भी कर दिया है तेलंगाना राज्य में जाकर। तो इसको कैसे देखते हैं कि आत्मसमर्पण करने वाले क्रांतिकारी नहीं हैं? जैसा कि रुपेश का इंटरव्यू देख रहा था, उसने एक बात कहा था कि अगर बसवा राजू आज जिंदा होते और सही समय में हमारी बैठक हो जाती तो आज हिडमा देवा जितने भी माओवादी हैं सभी सरेंडर कर देते। तो ये बात तो क्लियर है कि पिछले कई समय से माओवादी जो है बैठ के नहीं हो रही है, अपने अपने इलाके में सेफ जोन में माओवादी अपने अपने लड़ाकों के साथ में वो हैं। अब बात आती है कि जो क्रांतिकारी हैं, तो आपको बता दूं कि पिछले 4 दशक से 5 दशक से बस्तर में नक्सली जो है लगातार काबिज हैं और इतना आसानी से नक्सली जो है अपना मैदान छोड़ दे, ये तो हम समझ रहे हैं कि इतना आसान तो नहीं है। रही बात क्रांतिकारी की, तो आपको बता दूं अगर हथियारबंद एक भी नक्सली अगर जंगल में है तो आप ये मान सकते हैं कि माओवादी संगठन अभी भी जिंदा है। क्योंकि पिछले जो इंसान 40 साल की उम्र का आज है, वो बचपन से माओवाद को देखते आ रहा है, नक्सलवाद को देखते आ रहा है। उतना आसान नहीं होगा कि उसके दिमाग से नक्सलवाद माओवाद का डर निकालना, और इतना आसान सरकार के पास में भी मतलब ये नहीं है कि आप नक्सली ख़त्म कर रहे हो, लेकिन आप विचारधारा क्या है? आप हथियार तो छुड़वा रहे हो, चलो ठीक है, दबाव बन गया है, हथियार छोड़ रहे हैं नक्सली, लेकिन उसके बाद क्या होगा? आपका चैलेंज तो उसके बाद शुरू होगा। उन इलाकों में आपको सड़कें पहुंचानी होगी, उन इलाकों में आपको एजुकेशन पहुंचाना होगा, तब तो आप विचारधारा से लड़ेंगे। नहीं तो एक भी अगर हथियारबंद माओवादी अगर जंगल में रहेगा तो वापस संगठन खड़ा कर सकता है। क्योंकि पिछले 4 दशकों का 5 दशकों का जो हिंसा देखे हैं लोग, जो माओवाद का डर देखे हैं, आज क्या आज आप सुकमा है, जिला मुख्यालय में घटनाएं हुए काफ़ी समय बीत गया, लेकिन आज एक नक्सली अगर आएगा सुकमा के आसपास कोई भी गांव में घूम के चले जाएगा कि मीटिंग है, पूरा गांव चले जाएगा। भले ही वहाँ पर नक्सली पिछले 4 साल से नहीं आया हो, लेकिन एक नक्सली अगर आएगा तो क्योंकि ये डर है, ये पिछले 4 दशकों से जो हिंसा का रास्ता चलते आ रहा है, जो हिंसा होते आ रही है, उसका डर है उसका। तो यही कहीं ना कहीं वजह आप देख रहे हो कि अभी भी कुछ माओवादी नेता ऐसे हैं, चाहे आप हिडमा का नाम ले लो, कैसा का नाम ले लो, देवा का नाम ले लो, चाहे विकास का नाम ले लो, गणपति का, आज भी ऐसे कई नक्सली लीडर हैं जो आप जैसे ही ये सरेंडर किए हैं वैसे वो पत्र जारी किए हैं, उन्हें गद्दार की संज्ञा दी है, क्रांतिकारी की बात कर रहे हैं। तो इतना आसान अभी नहीं है, लेकिन ये है ज़रूर बात है कि माहौल अब बन चुका है। अगर माओवादियों को भी ये बात अच्छे से उन्हें पता है कि अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे तो हमारा अंत है जो मौत है। क्योंकि अब जो है फोर्स काफ़ी कुछ आगे बढ़ गई है, फोर्स का उन इलाकों में कब्जा हो गया जिन इलाकों में माओवादियों का कब्जा हुआ करता था। आज माओवादियों के पास में सीमित संसाधन है, क्षेत्र सीमित है उनका, और आने वाले समय में और नक्सल मोर्चे पर सरकार आक्रामक रूप से काम करेगी, हम सब जान रहे हैं। क्योंकि मार्च 2026 का टारगेट अभी बहुत समय है, करीब जो 3-4 महीने बाकी हैं। तो इन देखो क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल जो है इतना आसान नहीं है। सरेंडर का माहौल जरूर बन चुका है, लेकिन बाकी लोग को सरेंडर करवाना, क्योंकि उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ना, ये सबसे बड़ा वजह है कि जो लोग अंदर हैं वो लोग मीडिया के संपर्क में नहीं हैं, वो लोग आम आदमी के संपर्क में नहीं हैं। उन तक कैसे बात पहुंचेगी, उन तक कैसे मैसेज पहुंचेगा कि आप सरेंडर कर लीजिए, या फिर कैसे पहल होगी? ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है। माओवादी संगठन 2 धड़ों में बटा हुआ है, और जिस तरह से केंद्रीय प्रवक्ता ने एक आरोप लगाया है कि ये सरकारी षड्यंत्र है। मेरे साथ युवा पत्रकार भी हैं, शहनवाज खान, उनसे बात करते हैं। सरकारी षड्यंत्र का आरोप क्यों लगा रहे हैं? केंद्रीय प्रवक्ता ने जो समर्पण के बाद एक लेटर जारी किया है, उस लेटर के बाद ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकारी षड्यंत्र है, और ये दोनों नेता लगातार सुरक्षा बलों के संपर्क में थे। अगर 300 से ज़्यादा नक्सली समर्पण करते हैं, जैसे पुनर्वास कहा जा रहा है, पुनर्वास करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? क्यों नहीं पुनर्वास होना चाहिए? देखिए, इसको हम 2 तरफ से देख सकते हैं कि पहला वो कि जिन नक्सलियों ने हथियार छोड़ा है उसका एक पहलू है, दूसरा पहलू वो है कि जो नक्सली अभी भी हथियार थामे हुए अंदर हैं, नक्सलियों के जो बस्तर का नक्सलगढ़ है वहाँ पे हैं। देखिए, जिन्होंने हथियार छोड़ा है उन्होंने कहा कि हम आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, हम केवल पुनर्वास में आ रहे हैं, और हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगा। हम जनता के बीच में जाएंगे और सरकार को लेकर, जो जनता की परेशानियां हैं उसको लेकर लड़ेंगे। उसके लिए उन्होंने कई शर्त रखा, और शर्त में सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये थी कि जिस मूलवासी बचाओ मंच को सरकार ने बैन लगाया, जिस पर बैन लगाया, जिसके जो सदस्य थे उनको जेल में डाला, फिर से सरकार उसी जो मूलवासी बचाओ मंच है उस पर बैन हटाने की बात कर रही है। तो सोचिए, वो नक्सली जो कल तक कई बड़े बड़े जो घटनाएं हुई उसका मास्टरमाइंड था, कई सारे जो आयोजक नक्सलियों को होते हैं उसका जो था आयोजक था, वो
आयोजनों के आयोजक था वो, और जो जितने भी नक्सलियों के अलग अलग विंग्स बनते हैं उसको वो देखता था, उसका वो निरीक्षण करता था। और ऐसे में जब रुपेश जैसा व्यक्ति जो नक्सलवाद का मुख्य अंग माना जाता है, वो कहता है कि मुझे जो हमारी लड़ाई है वो मूलवासी बचाओ मंच के साथ फिर से जारी रहेगी। तो सोचिए नक्सलवाद का अंत कहाँ हुआ। जिस लड़ाई को आप बंदूक से लड़ते थे उसी लड़ाई को वापस आप खड़े होकर लड़ेंगे, यानी आप जेम्स बॉन्ड बन गए हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अब सरकार आप पे रोक नहीं लगाएगी। देखिए ये आत्मसमर्पण इतना कठिन सरल नहीं था, बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी इस आत्मसमर्पण के बाद रुपेश के अलग अलग चैनलों ने इंटरव्यू किया, विस्तार ने इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने बताया कि अब वे जो है ग्रामीणों के साथ मिलकर एक नया राजनीतिक का आयाम देने वाले। उन्होंने खुद कहा कि वे राजनीतिक करते हैं। इसके बाद जो इस बयान के बाद खुद जो यहाँ की राजनीतिक हलचलें हैं वो ज़्यादा तेज हो गया है, क्योंकि कल तक जिस इलाके में वोट नहीं गिरता था, गांव के लोग डरते थे वोट देने जाने से, नक्सलियों का भय रहता था, अब सोचिए वो नक्सली वापस आके लोकतंत्र से जुड़ेंगे, फिर से जाके उसी प्रकार का आंदोलन करेंगे, तो कितना भय रहेगा, कितना डर वापस होगा और सरकार को कितना खतरा होगा। इसलिए एक बात ये है कि अगर नक्सली जो आए हैं वो कह रहे हैं कि उनको पुनर्वास करना है, वे हथियार रख रहे हैं, लेकिन उनका जो संघर्ष है वो जारी रहेगा, तो सरकार को भी इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और जिस प्रकार से आज शायद 12 बजे का जो दिन है, आज उदयंती एरिया कमेटी जो है गरियाबंद का, वो वायरलेस के माध्यम से अपने साथियों से बात करने वाले हैं। ये बताया जा रहा है कि वो आत्मसमर्पण करेंगे, क्या वो भी हथियार अपने साथ लाएंगे। और जब यहाँ से जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बस्तर में जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें बड़े नेता शामिल थे, नक्सलियों के बड़े जो कॉमरेड थे, सोनू दादा, रुपेश दादा, रनीता, भास्कर, राजू, इन्होंने जब आत्मसमर्पण किया है, आत्मसमर्पण ने पुनर्वास किया है, लेकिन हम मीडिया वालों ने चलाया आत्मसमर्पण, क्योंकि लगातार हम देख पा रहे थे कि हजारों की संख्या में जो नक्सली थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। और पहली बार ये हुआ है कि नक्सली हथियार लेकर अपने साथ आए हैं। तो जब नक्सलियों के बड़े लीडर का प्रेस नोट जारी होता है तो अपने जो दो साथी थे, सोनू और रुपेश, इन दोनों को गद्दार बताते हैं, और उसी लेटर में लिखते हैं कि उनके नीचे जितने भी कैडर थे जिन्होंने मुख्य धारा में शामिल हुए, उनसे अपील करते हैं कि अभी भी समय है, वो वापस संगठन में लौट आए। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। कहीं एक हिस्सा जो है अर्बन नक्सली की ओर तो नहीं है, कि जो नक्सली कल तक गांव में रहता था और शहर में भी आके घूम के जाते थे। पता नहीं कितने नक्सली के बड़े कैडर जो थे, बड़े लीडर थे, वो जगदलपुर, रायपुर, दिल्ली जैसे शहर में घूम कर आए हों। कितने नक्सली सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर घूम कर आए हों, किसी ने रुपेश ने बताया खुद नहीं। कहा है ना कि जगदलपुर और रायपुर को घूमा है उसने। नहीं, लेकिन देखिए सलीम भैया, एक सवाल हमेशा से रहा है कि अब जितने नक्सली समर्पण करने के बाद नक्सली बचे कितने हैं, इसकी संख्या सरकार के पास होनी चाहिए, नाम के साथ होनी चाहिए, इनाम के साथ होनी चाहिए, और जो नक्सली आए हैं उनसे पूछताछ करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कितने हथियार उनके पास है, कौन बड़े लीडर हैं। क्योंकि कई इंटरव्यू में तो अब तक मीडिया को और शासन को ये जानकारी नहीं है कि अभी उनके पास कितने सीसी मेंबर हैं। क्या केवल केसा जो हिडमा जो है वही अकेला सीसी मेंबर है? गणपति है, देवाजी है, पापा राव है, और देवाजी है, केसा है, उसके अलावा लच्छू है, ऐसे मदन्ना है, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं। बताते हैं जो केसा दादा है नक्सलियों का लीडर, वो सबसे मजबूत पिलर है नक्सलियों का। उसके सामने हिडमा भी जो है अपने जो रणनीति तैयार करता है उससे पूछता है। तो सोचिए ऐसे बड़े नक्सली जब हैं यहाँ पे, तो उसकी सूचना, उसकी जानकारी प्रशासन को जो है सार्वजनिक करनी चाहिए। सही बात है। इसमें एक बड़ा एक अच्छा लेख है राष्ट्र मत का, जो हाल ही में जो सरेंडर हुए हैं, उस सरेंडर पर उन्होंने एक कटाक्ष लिखा है, जिसमें लिखा है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो जाए सभी चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार और पुलिस ने कभी नहीं बताया कि राज्य में कितने नक्सली हैं। आए दिन अचानक सैकड़ों की संख्या में नक्सली सरेंडर करने आते हैं। एक समय बस्तर में आईजी एसआरपी कल्लूरी हुआ करते थे, उनके समय भी सैकड़ों की संख्या में नक्सली सरेंडर करने की फ़ोटो वायरल हुआ करती थी, फर्जी एनकाउंटर भी होते थे। तो इस पर बड़ा एक सवाल ये है कि जो सवाल आप जो बता रहे थे कि सार्वजनिक होना चाहिए, तो उसमें एक बड़ा चीज़ ये है, जैसे रुपेश ने इंटरव्यू में कहा था, ठीक है, सरकार के पास में, प्रशासन, पुलिस प्रशासन के पास में अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं है कि स्थानीय लोग कितने सीसी मेंबर बने। ठीक है, उसका सवाल जब किया गया तो रुपेश ने
बताया भी कि बहुत से स्थानीय लोग हैं जिन्हें सीसी मेंबर बनाया गया है, मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकता। तो आप सोचो, जब सीसी मेंबर तक रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है तो निचले कैडर के माओवादियों के रिकॉर्ड तो बहुत दूर की बात है। दूर की बात। वो तो फिर समझना पड़ेगा। ये तो बड़ा सवाल और ये जैसे भी आप है। जो शुरू में पूछे ना कि आत्मसमर्पण और पुनर्वास, तो दोनों का बहुत बड़ा मतलब है। आत्मसमर्पण का मतलब ये होता है कि आप हत्या के साथ में अपनी आत्मा के अंदर जो इच्छा है, जो आपकी विचारधारा है, उसका समर्पण करना। पुनर्वास का मतलब क्या होता है कि आप घर बार छोड़कर जंगल में पहुंच के हथियार लेके आपको फिर से जो है आबाद किया जा रहा है, वापस फिर से आपको फिर से विस्थापित बसाया जा रहा है बसाया आपको। जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब सरकार से बातचीत हो रही होगी रुपेश की, तो उसने उसी के ही कहने से ये शब्दों का चयन किया होगा। तो ये बहुत बड़ा अंतर है शब्दों में भी। अब हाँ, जैसा कि वही बात जो आ रही थी कि माओवाद के जानकारी की बात आ रही थी, तो अभी तो फोर्स उस इलाके में पहुंच रही है जिस इलाके में माओवादी थे। अब इंफॉर्मेशन आ रही है फोर्स के पास में। पहले पिछले आप हम काफ़ी घटनाओं को हम कवर करते आ रहे हैं। आज ये स्थिति बनी हुई है कि अगर नक्सली किसी भी ग्रामीण से संपर्क करते हैं या किसी गांव में आते हैं, विदिन 10 मिनट या 20 मिनट के अंदर सूचना पुलिस को पहुंच जाती है और ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। पहले ऐसा था, आज से 2-4-5 साल पहले ऐसा था कि गांव में नक्सली घूम के चले जाते थे, बैठक करते थे, रहते थे, जाते थे, और 1 सप्ताह बाद पुलिस को पता चलता था कि यहाँ नक्सली आए थे। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। आज नक्सल संगठन कमज़ोर हो गया है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। आज नक्सल संगठन उस स्थिति में आ गया है कि अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो फोर्स उनको नहीं छोड़ेगी। एक सवाल सरेंडर पुनर्वास को लेकर भी है। रुपेश ने 10 बिंदु रखे थे, जिसमें से 3 बिंदु पे बात हो रही है, जो सार्वजनिक भी किया गया है। जो पहला बिंदु है, जो फर्स्ट में जो आता है, उसमें ये बताया गया कि जो मूलवासी बचाओ मंच है उस पर प्रतिबंध 1 नवंबर से हटा दिया जाएगा। बड़ा सवाल यही होता है कि मूलवासी बचाओ मंच अगर गैर कानूनी तरीके से काम कर रही थी तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक कर रही थी उस समय, जैसा सरकार का कहना है। अगर वो नहीं कर रही थी, क्या माओवादियों के कहने पर उस पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाना चाहिए? क्योंकि बिना हथियार के ही मूलवासी बचाओ मंच इलाके में काम कर रहा था। पहली बात तो आप ये देखो कि मूलवासी बचाओ मंच किस इलाके में ज़्यादा सक्रिय था। दक्षिण बस्तर में, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा इलाकों में सक्रिय था वो ज़्यादा। और जिस समय मूलवासी बचाओ मंच आंदोलन कर रहा था, तो हमने सब में कवर किया है। उस समय उनके पास हथियार नहीं थे, तो वो अपनी बातों को एक धरने के हिसाब से अपनी बातों को रखते थे। उसके बाद में कुछ मामलों में वो लोग इन्वॉल्व हुए, फोर्स ने कार्रवाई की, कुछ लोगों को गिरफ्तार की फोर्स, उसके बाद उन्हें संगठन पर प्रतिबंध किया गया। क्या अभी इस बात की गारंटी या तो रुपेश दादा देंगे या सरकार देगी कि फिर से जो है वो मंच माओवादियों के लिए काम नहीं करेगा? कैसे आप तय कर लोगे कि वो करेगा कि नहीं करेगा काम? अगर वो माओवादियों के लिए काम कर रहा था तो अगर कर रहा था तो, और आप प्रतिबंध लगाए हो तो उस पर प्रतिबंध आप हटा रहे हो, हटाने पर प्रतिबंध लगाने का कारण भी यही था। कारण भी था। और कल के दिन वो फिर वो गांव में काम करेगा, अपने हिसाब से जो काम कर रहा है वो करेगा ही। लेकिन आप ही कैसे तय कर सकते हो कि ये करेंगे नहीं करेंगे? नक्सलियों के जो सबसे बड़े पुनर्वास पे जो बात हो रही है, तो इस पे एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है। हाँ, पत्रिका ने एक बड़ा ज़बरदस्त कवरेज दिया है। उसमें उन्होंने लिखा है, बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार हैं मनीष गुप्ता जी ने, उन्होंने बताया है कि ये जो पुनर्वास है, ये आने वाले समय में राजनीतिक हलकों के एक बड़ा खतरा है। हथियारों के बिना बड़े संघर्ष की तैयारी में क्या माओवादी हैं? क्या लगता है कि जो माओवादी आ रहे हैं, कि आने वाले समय में सक्रिय राजनीति में भी इनका इन्वॉल्वमेंट होगा? कैसे देखते हैं इस सवाल को? बताने से पहले आपको बताऊं कि जब रुपेश ने अपना इंटरव्यू दिया था तो उसने कहा था कि मैं राजनीति कर रहा हूं। सोचिए, इतना बड़ा संगठन चलाने वाला, जो हथियार बंद संगठन चलाने वाला जो लीडर है, और इतना अच्छा वक्ता है वो, इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ का विश्लेषण करता हो, जबकि ये सीसी मेंबर है जिसके ऊपर 40 लाख का इनाम है। 40 लाख। तो सोचिए, जो केसा है, देवा है, हिडमा है, जो खास बस्तर के हैं, जो इस इलाके के हैं, जो मुरिया दुर्ला जनजाति से शुरू से मिले हुए हैं, वो जब अपने इलाके में जाते होंगे, तो जब वो भाषण देते होंगे, तो उनके साथ कितने युवा एक लाइन में खड़े होकर कतार में चल जाते होंगे। सोचिए, मतलब एक सोचने वाली बात है। और दूसरी तरफ आपने जैसे कहा कि हथियार बंद की बात जो है, हथियार रखने के बाद की जो
संघर्ष है उसके बारे में आपको बताऊं कि अब देखिए, भारत देश स्वतंत्र देश है। यहाँ पे दिल्ली के लाल किला में बैठ के सामने में जो है और इंडिया गेट में बैठ के आंदोलन होती है, जिसके बाद शासन वहाँ पे, प्रशासन वहाँ पे, सरकार वहाँ पे पहुँचती है। तो ऐसी ही जो एक आंदोलन है ये बस्तर के अंदरूनी इलाके में शुरू हुई थी सिलगेर से, जो कैंप का विरोध था। वो जो है कैंप का विरोध में 2 साल तक वहाँ पे आंदोलन धरने पर बैठे रहे। उसमें कई ग्रामीणों की जान भी गई। और अभी फ़िलहाल में जब सुकमा का गोगुंडा इलाके में कैंप खुलने वाला था तो वहाँ के भी लोग आए थे सुकमा मुख्यालय में विरोध करने के लिए कि हमारे गांव में कैंप नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब रुपेश जैसे बड़े लीडर, सोनू दादा जैसे बड़े लीडर हथियार रख के उस मूलवासी बचाओ मंच का एक हिस्सा बनेंगे तो अपने साथ सोचिए कि कितने संख्या में ग्रामीणों को अपनी ओर खींचेंगे और वहाँ से जो राजनीति शुरू होगी वो सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। इस खतरा को सरकार और सरकार के जो ब्यूरो हैं वो परख चुके हैं, समझ चुके हैं। इसलिए एक खतरा जो सरकार के ऊपर अब मंडराने लगा है, सरकार भी उससे चेत रही है, उससे दूर हटने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जब प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पेशा कानून की बात किया, प्रदेश के विजय शर्मा ने जब मूलवासी बचाओ मंच का बैन हटाने की बात किया और जो बस्तर के जेलों में जो नक्सली बंद हैं, जो छोटे छोटे मिलिशिया हैं या उनके ऊपर नक्सलियों से मिली भगत का आरोप लगा है, उनको जो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, उनको छोड़ने, रिहाई की बात करने लगे। तो सोचिए, एक राजनीतिक का रुख जो प्रदेश की राजधानी से शुरू होता है और दूसरी जो राजधानी थी नक्सलियों की, जब एक कहानी जब आप सुने होंगे, जब आप पत्रकारिता शुरू से कर रहे हैं, कहते थे एक तरफ रमन सिंह की सरकार चलती है, एक तरफ रमन्ना की सरकार चलती है। वही हिस्से में जब रुपेश जैसे नक्सल लीडरों की सरकार फिर से संघर्षशील होके चलेगी तो सरकार को कितना घाटा होगा। और ये जो लड़ाई है शायद बंदूक से भी ज़्यादा खतरनाक सरकार के लिए हो जाएगा, जिस पे रोक लगाना बाद में बहुत कठिनाई होगी। तो इसको जो बस्तर के बुद्धिजीवी है, प्रदेश के बुद्धिजीवी है, पत्रकार है, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। इसलिए पत्रिका जैसे जो पेपर हैं उसमें पत्रिका के संपादक मनीष गुप्ता ने इन सवालों का उल्लेख किया है, मनीष गुप्ता जी ने। तो कहीं ना कहीं इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, समझना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि हथियार डालने के बाद जो संघर्ष, जो राजनीति जो शुरू होगी वो अलग तरीके से शुरू होगी। और बस्तर के लिए ये आने वाला समय थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा, चाहे वो राजनीतिक गलियारों में हो या सुरक्षा बलों के लिए हो। चुनौती दोनों के लिए रहेगी। एक सवाल और भी है, जिस तरह से जो समर्पण करने के बाद केंद्रीय प्रवक्ता ने जो आरोप लगाया है, उन्होंने अपने लेटर में लिखा है, राज्य जनता की आवाज़ को कुचलने में लगा है लेकिन क्रांति को रोका नहीं जा सकता। यदि संदेश साफ है, माओवादी संगठन आत्मसमर्पण की खबरों को झूठ बता रहा है और आने वाले महीनों में जन संघर्ष को फिर से खड़ा करने की बात कह रही है। इसमें सवाल ये है, वैचारिक माओवाद और सशस्त्र माओवाद दोनों में खतरा किससे ज़्यादा है? पहला, अभी भी हिडमा, देवा, एर्रा और देवजी जैसे माओवादी, हथियारबंद माओवादी अभी भी जंगल में घूम रहे हैं और इस पूरे पुनर्वास को कहें या समर्पण को कहें, वे इसका विरोध कर रहे हैं, गद्दारी का टैग भी लगा चुके हैं। आपको बता दूं कि सशस्त्र माओवाद से वैचारिक माओवाद ज़्यादा खतरनाक है। पिछले कुछ महीनों से हम इसको फील भी कर रहे हैं कि जिस तरह से सीसी मेंबर मुठभेड़ में मारे जाते हैं, उसके बाद जब उनका शव उनके गृहग्राम जाता है तो बहुत भारी भीड़ देखने को मिलती है, एक जश्न टाइप का माहौल होता है, लोग जो है नारे लगाते हैं। ये कहीं ना कहीं उनके विचारों से प्रेरित होकर वो लोग हैं। तो आप सोचिए, सशस्त्र माओवाद को ख़त्म किया जा सकता है, आप गोली से उनको मार सकते हैं, लेकिन वैचारिक जो विचारधारा है उसको वैचारिक विचारधारा से ही आप ख़त्म करते हैं। वो कब आएगा समय, जब आप बस्तर के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए बच्चे को आप शिक्षित करेंगे, बस्तर के अंतिम व्यक्ति को आप शासन की योजनाएं पहुंचाएंगे, बस्तर के उस अंतिम छोर तक आप बिजली जैसे मूलभूत सुविधाएं पहुंचाएंगे, तब आप वैचारिक मतभेद से आप लड़ सकते हैं। वरना आप देखने को मिलेगा, अगर यही जो सरेंडर कर रहे हैं माओवादी, जो पुनर्वास जिनका हो रहा है, वही लोग किसी न किसी राजनीतिक दल में या अलग मंच से माध्यम से वो उसी विचारधारा के तहत, उसी के तहत वो लड़ेंगे। भले उनके हाथों में हथियार नहीं होगा, लेकिन उनके सोच में, उनके कलम में वही ताकत रहेगी जो अंदर रहते हुए वो उसका जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज भी देखना,
अगर वो लोग किसी दल में जाते हैं, अपना दल खुद खड़ा करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रुपेश ने कहा है कि हम तो राजनीति करेंगे, कर ही रहे हैं, तो अगर वो किसी मंच के माध्यम से भी लड़ेंगे तो देखना आप भीड़ जो है उमड़ेगी, भीड़ जाएगी, क्योंकि पिछले 4 दशक से वो लोग उनके बीच में ही अपने संगठन का संचालन किए हैं, तो इतना जल्दी नहीं होगा कि उन विचारों को आप खत्म कर सकें। देखिए, हथियारबंद माओवादी और वैचारिक माओवादी का अंतर जैसा बता रहे थे, और मेरे दिमाग में भी एक सवाल ये खड़े होता है कि जो माओवादी बस्तर के जंगलों में या छत्तीसगढ़ के जंगलों में मारे जा रहे हैं, सीसीएम मेंबर्स हैं और बड़े कैडर के नक्सली, चाहे वो विशाखापट्टनम इलाके के हों या तेलंगाना के इलाके के हों, जब वो मारे जाते हैं, उनका शव जब गांव पहुंचता है तो बड़ा जश्न मनाया जाता है। वहाँ के लोग उस शव का जश्न मनाने को उन्हें क्रांतिकारी, उन्हें शहीद का दर्जा देते हैं, लेकिन वही बस्तर में उन्हें मार दिया जाता है, उन्हें ढेर कहा जाता है। लेकिन जब वो अपने पैतृक गांव पहुंचते हैं तो उन्हें शहादत का दर्जा दिया जाता है। तो जो लोगों के दिलों में बैठा हुआ है, तो लोग आज भी उस क्रांति को मानते हैं। खैर, ये कई सवाल थे। अब सरकार की रणनीति और माओवादियों की जो चुनौती है, जो देश के सबसे बड़े संवेदनशील इलाके में आने वाले समय में क्या रूप लेती है, इसको देखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं सलीम शेख, सुकमा से।